नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार वर्मा जी, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया जी। ठीक है, चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं दिवाकर मिश्रा झारखंड से हूँ। जी मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बस शुरू करते हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है सेवा एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर की तरफ से। मैं ज्योतिष आचार्य मनोज वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी यशपाल जी। चलो, सारे लोग जुड़ जाते हैं, कुछ और जुड़ जाते हैं, फिर बात शुरू करते हैं, है ना? जी सर। मैं सभी को अभी जोड़ लेता हूँ और जिस समय हमारी क्लास चल रही हो उस समय आप सबसे अनुरोध है कि अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि म्यूट रखेंगे तो आप सबके लिए ही एक बेस्ट रिजल्ट के रूप में सर की ये क्लास होगी। आप सबको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। हेलो। हाँ मनोज जी। मनोज जी, मुझे ना एक सवाल पूछना है इनसे, मुझे मौका देना जब बात होगी तो। कौन बोल रहे हैं? मैं यशपाल बोल रहा हूँ जी। जी, ऐसा है, जब हमारी क्लास समाप्त होगी हाँ उसके मौका बाद हाँ आप मौका सवाल देना, मैंने ये हाँ बता देना। ठीक है। मैंने वही कहा कि जिस समय हमारी क्लास चल रही थी उसके पश्चात सबको दिया जाएगा। ठीक है, समय आप जो सवाल करना चाहते हैं वो सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, हाँ यार, किया नहीं है मैंने। हो ही ना हो। सभी से अनुरोध है कि चैट बॉक्स में आप सबका नाम और फोन नंबर लिख दें, ताकि हमारे सेवा एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा मेरे से हुआ ही नहीं निकट यार भविष्य कल में और भी बहुत से वर्कशॉप होने जा रही हैं, कुछ डेमो भी होने जा रहे हैं और कुछ क्लासेस हमारी शुरू हो गई हैं, तो उनकी आपको सूचना दी जा सके। ठीक है करता हूँ। ठीक है कर रही है क्लास। ऐसी क्लास है, साइंस की है। मैं भी ज्वाइन कर लूँ उसकी क्लास। पता तो चल जाएगा क्या पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक है। ये आपने केमिस्ट्री जो क्लास शुरू सीखा हो हुआ गई है तुम क्या करती हो? ये रेडमी किसका है, ये अपना नाम लिख दें
ताकि हमें पता रहे कि कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासी का फोन आ रहा है, वासी का फोन आ रहा है, करता हूँ। वर्मा जी शुरू करें, और उम्मीद है कुछ आने की है। सर सभी जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, ठीक। आई एम गुड, आई एम गुड। ये रेडमी किसका नंबर है? रेडमी आपणो दा हम ज्वाइन किए हुए हर हर नहीं, वो महादेव। जो आपने बताया था सर वो प्लीज आप इनको बोल दीजिए म्यूट होके बात करें, बड़ी डिस्टरबेंस हो बोलिएगा रही है। मैंने, और 5 डेज है, और मोन्टेक एलसी जो है वो रात को लेनी है, और बाकी विटामिन तो आई 5 है, 5 है, हाँ 5 है। हम्म हम्म हम्म, वो नहीं, वो कॉन्टैक्ट तो वैसे भी कोल्ड के लिए लेते ही है ना। जो भी सज्जन ये एडवाइस दे रहे हैं अपना इसको म्यूट कर लें और फिर आपस में बात कर लें। हाँ, और सभी वही से विटामिन और अनुरोध, सप्लीमेंट्स तो वही विटामिन तो मैं ले ही रहा। वर्मा जी मुझे लगता है शुरू करना चाहिए मेरे ख्याल से ना। जी सर, आप क्लास शुरू करें आज की। मैंने सबको म्यूट किया है और आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। जब क्लास समाप्त होगी तो उसके बाद आप सर से अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। ठीक। जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः। आप सभी सज्जनों का, सभी मित्रों का सेवा एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आज के इस सामुद्रिक शास्त्र के अध्ययन की डेमो क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात आगे शुरू करें उससे पहले 2 रिक्वेस्ट सबसे करना चाहता हूं कि अपना वीडियो को ऑन कर लें, अपना वीडियो ऑन कर लें और जो ऑडियो है वो म्यूट ही रहने दें, ताकि मुझे भी आपका फेस दिखाई दे और दूसरों को भी, आपको भी मेरा फेस दिखाई दे और दूसरे भी जान पाएं और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का भी पता चले। अभी मुझे लगता है कि 30 के आसपास पार्टिसिपेंट इसमें हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र या पामिस्ट्री या ऑकल्ट साइंस, गूढ़ विद्या, गूढ़ रहस्य क्या है? जो विद्वान इन विधाओं से परिचित हैं, कुछ पारंगत हैं, कुछ अधिक विशेषता लिए हुए हैं, कुछ अधिक विद्वता लिए हुए हैं, वो बातें थोड़ा जल्दी कैच करते हैं। जो नए नए हैं या जिनकी अभी जिज्ञासा शुरू हुई है, उनको भी इस सामुद्रिक शास्त्र के बारे में, सामुद्रिक ज्ञान के बारे में, हस्त पठन के बारे में या पामिस्ट्री के बारे में बेसिक से लेके एलिमेंट्री से लेके सभी कुछ बताया जाएगा धीरे धीरे 2 फेजेज में। अब एक और रिक्वेस्ट सबसे कि जो रेडमी या आईफोन या कुछ डिजाइन सा उनका आ रहा है, वो कृपया अपना नाम लिख दें। कुछ का खाली ज्योतिष लिखा आ रहा है,
तो अपना नाम लिख दें तो पता चलेगा, वो सबको आसान होगा, मनोज जी को भी और मेरे को भी पहचानने में और कांटेक्ट करने में भी। क्योंकि खाली आईफोन या रेडमी ही है या खाली ज्योतिष लिखा हो तो नहीं पता चल पाएगा कि सज्जन या जातक जातिका से हमारी बात हो रही है। चलिए, ऑडियो आप म्यूट रख के वीडियो को ऑन कर दे। फिर सबसे रिक्वेस्ट है, सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन। वास्तव में यह क्या विधा है, क्या विद्या है, क्या ज्ञान है, इसकी हम थोड़ी सी बात जाने। सामुद्रिक शास्त्र, समुद्र का मतलब अथाह, सबसे बड़ा, अर्थात पूरे इस ब्रह्मांड में, इस लोक में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा एरिया समुद्र का है। पृथ्वी का उससे बहुत कम है। और जो स्वर्ग या आकाश जिसको हम कहते हैं या पाताल कहते हैं, वो कितना है वो भी मेजरेबल नहीं है। हाँ, समुद्र को मेजर किया गया है, लेकिन पृथ्वी लोक से कई गुना अधिक वो समुद्र है। अब उसका मेजरमेंट का हम हेक्टेयर में, मीटर में, सेंटीमीटर में या किसी और पैमाइश से, किसी और पैमाने से मेजर तो नहीं कर रहे हैं। हम कंपैरिजन बात कर रहे हैं कि सामुद्रिक शास्त्र क्यों इसका नाम पड़ा, क्यों अध्ययन इसकी जरूरत पड़ी। सामुद्रिक शास्त्र वास्तव में क्या है? हमारे पूरे शरीर का विज्ञान है। शरीर मीन सिर से लेके, सिर का पहले बाल से लेके पैर के नाखून तक, तलुओं तक, पूरा शरीर के सारे अंग इसमें समाये हुए हैं। हमारे शरीर का बाहरी अंग और आंतरिक अंग, चाहे वो हड्डियों के रूप में हो, चाहे हृदय के रूप में हो, हमारे नेत्रों के रूप में हो, हमारे मस्तक के रूप में हो, हमारे कान, नाक, आंख, मुंह, पेट, उदर, किडनी, हार्ट या और भी जितने अंग हैं, पैर, घुटने, अंगूठे, नाखून, उंगलियां, सारी चीजें इसमें समाई हुई हैं। इसलिए इसको सामुद्रिक विज्ञान कहा गया है। और यह विज्ञान का जब हम वर्ड यूज करते हैं, यह कैसे शुरू हुआ? आज के सो कॉल्ड साइंटिस्ट, में उनको कोई अब्यूज नहीं कर रहा, उनको कम नहीं आंक रहा या उनको डेफिशिएंसी नहीं दे रहा है। सो कॉल्ड साइंटिस्ट कहते हैं हम विज्ञान है, परख है, लेकिन ये सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक विज्ञान, यह नाम आज से कई हजार वर्ष पहले था। आज से ऐसी मान्यता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 7-8 हजार वर्ष पहले इस विधा का, इस विद्या का प्रादुर्भाव हुआ था। और उस विधा में मानव मात्र के, प्राणियों के, ह्यूमन बीइंग के, हम आप जो हैं, हम जिस भी जेंडर हमारा है, मेल है या फीमेल हैं, या कोई फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली थर्ड जेंडर भी हो, उन सभी का, तीनों कैटेगरी का, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों का इसमें वर्णन है। ऐसा इसका साइज होगा, ऐसा इसका डिजाइन होगा, ऐसा इसका कलर होगा, ऐसी इसकी शेप होगी, ऐसी इसकी गंध निकलेगी, ऐसी इसकी दुर्गंध निकलेगी, तो ये फल होगा। हाथ का अंगूठा ऐसा है तो ये फल है, हथेली ऐसी है तो ये है, छोटी है तो है, साइज उसका, हाइट कम है ज्यादा है तो है, आंखें छोटी बड़ी हैं तो क्या है, जो चीक्स है तो क्या है, मस्तक का ऐसा है, बालों का रंग कैसा है, आंसू कैसे हैं, पसीना कैसा निकलता है, हड्डियां कैसी हैं, उन सब से विवेचन करके मानव मात्र के जातक जातिका, जो में जातक मेल को कहते हैं, जातिका फीमेल को कहते हैं, थर्ड जेंडर भी, जो भी उनका जेंडर है, जैसा उनका सिम्टम है, उनको जातक जातिका ही कैटेगरी में लेने की प्रेरणा, आदेश समुद्र ऋषि ने दिया है। अब समुद्र ऋषि अचानक आगे, हम तो कहीं समुद्र शास्त्र, समुद्र विज्ञान की बात कर रहे थे। समुद्र ऋषि कौन थे? समुद्र ऋषि ही इस ज्ञान के व्यास थे, इस ज्ञान के प्रणेता थे, इस ज्ञान के परम पिता थे, इस ज्ञान के, इस विधा के ब्रह्मा जी थे। पहले समुद्र ऋषि कौन थे? महर्षि पराशर। महर्षि जब हम कहते हैं तो ऋषियों से उनकी पदवी कुछ अबव है, वो अबव बोर्ड हैं, ऐसी मान्यता है। अर्थात कई ऋषि जिसको अपना गुरु मानते हैं, गुरु स्वरूप मानते हैं, उनको महान ऋषि, महर्षि ऋषि की उपाधि दी गई। महर्षि पराशर ज्योतिष विद्या के पितामह हैं।
जो कुछ भी हम ज्योतिष जानते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिस रूप में हमको मिली है, जिस रूप में हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह केवल और केवल महर्षि पराशर की ही देन है। और उन्हीं के बताए हुए सूत्रों को आज हम तोड़ मरोड़ कर, ऐड कर, वैल्यू एडिशन कर, रिसर्च कर, उसमें फर्दर स्टडी करके प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं के समकालीन एक और ऋषि हुए जिनका नाम समुद्र ऋषि था, और वह भी एक महान ज्योतिषी थे। अब मैं बहुत उसकी हिस्ट्री ना लेके डायरेक्ट उसमें आता हूं कि क्यों, कब, कैसे शुरू हुआ। महर्षि पराशर के समय में ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ, और ज्योतिष का तब कार्य राजा और राज दरबार, राज कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। राज कार्य कहते हैं तो हम लड़ाई करना, आक्रमण करना, बीमारी से बचाव करना, कहीं किसी मुहूर्त के लिए यूज करना, राज और राजा के द्वारा प्रजा के लिए किया जाता था ज्योतिष का प्रयोग। उसी तरह आगे बढ़ते धीरे धीरे वह सामान्य जनों में भी फैलने लगा, और जब सामान्य जनों में भी फैलने लगा तो फिर उसमें कुछ जरूरतें बढ़ी, क्योंकि विचार करने के लिए, इंडिविजुअल विचार करने के लिए जो हम ज्योतिष की बात करते हैं उसमें हमको 3 मुख्य चीजें चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जन्म का दिन, जन्म की तारीख, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म का समय, और प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पर उस जातक जातिका का जन्म हुआ। 3 मुख्य चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके बिना किसी भी जातक जातिका की कुंडली बना पाना मुश्किल होता है, असंभव है। अंदाजा लगा के या कोई दूसरी विधा प्रश्न कुंडली लगा के हम बात कर लें तो ठीक, वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह जब इसका प्रचार प्रसार बढ़ा, प्रयोग बढ़ा, तो फिर सामान्य जनों को भी दिक्कत होने लगी। समय की विशेषता, आज के समय में भी ऐसे जो लोग आते हैं वो कहते हैं जी मम्मी कहती थी, तो नवरात्रे होने वाले थे उन दिनों, कुछ दिन बाद नवरात्रे हो गए थे, तब का जन्म है, और थोड़ी देर बाद उजाला हो गया था, दिन निकल आया था, या रात की रोटी हमने खाई थी जस्ट तभी डिलीवरी होगी, तभी बच्चा पैदा हो गया। वो क्या टाइम ले हम उसको। आज जब हम 21वीं सदी 22वीं सदी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पर लोग जा चुके हैं, मंगल यान जा चुके हैं, तब भी यह तो आदिकाल में उस समय में कैसे दिक्कत रही होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए समुद्र ऋषि ने हजारों हजार वर्ष, जब मैं हजारों हजार वर्ष कह रहा हूं, ये कोई आइडिया नहीं है, वास्तव में तब ऋषि मुनियों की उम्र वास्तव में हजारों वर्ष ही होती थी। सामान्य जन की उम्र भी बहुत अधिक होती थी। तो हजारों वर्ष तक का अध्ययन करके, प्रयोग करके, जातकों के शरीर का बार बार अध्ययन किया, टेस्ट किए, रिटेस्ट किए, और यह सब करने के बाद उन्होंने जब जिस चीज को सटीकता से पाया उसको ग्रंथ के रूप में परिभाषित कर दिया, लिख दिया, जिसका नाम सामुद्रिक शास्त्र पढ़ा। अब सामुद्रिक शास्त्र पढ़ा तो उसमें शरीर से लेके पूरे शरीर के अंगों का, सिर से लेके पैर तक सभी अंगों का, प्रत्यंगों का वर्णन उसमें कर दिया गया, और इसी तरह चलन में आया। और तब जब वो इसका अध्ययन किया गया, वो वास्तव में आदिकाल था। तब जिस सुविधा से, सुख से हम आप इस समय हैं, यह सुख सुविधाएं नहीं थी। सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए इंसान यदि संभव हो पाया, मिल पाया, तो नेचुरल पदार्थ अर्थात पत्ते इत्यादि मिलके अपने शरीर को ढक लेता था बरसात से, सर्दी से, गर्मी से बचने के लिए। नहीं मिल पाया तो जैसे हैं वैसे ही रहते थे। आदि मानव की अगर आप कल्पना करें तो, मोहनजोदड़ो से पहले की सभ्यता की अगर आप बात करें तो, तब पूरे शरीर का अंग होता गया, और उसी को जब आगे आगे बढ़ते बढ़ते जैसे सभ्यता बढ़ती गई, तो शरीर के पूरे अंगों का निरीक्षण करना कुछ रोक सी लगने लगी, मानव सभ्यता के बढ़ने के साथ साथ, सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने के साथ साथ, और उसके साथ ही जिस अंग का जरूरत हो, बहुत जरूरी हो, उसी का निरीक्षण आज भी किया जाता है। चाहे वो चिकित्सक हों, वो डॉक्टर चाहे एलोपैथी के हों, होम्योपैथी के हों, आयुर्वेद के हों, यूनानी हो, या और कोई भी पैथी के हों, नेचुरोपैथी भी हों, जिस अंग में दिक्कत है उसी का इलाज करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए वहीं का एक्सरे करते हैं, वहीं पे थर्मामीटर लगाते हैं, वहीं पे एमआरआई करते हैं, वहीं का कुछ और भी ऑपरेशन की जरूरत है वही कुछ करते हैं। पूरे शरीर को खोलकर देखकर उसका निरीक्षण परीक्षण नहीं कर रहे। तो यही बातों को ध्यान में रखते हुए
समुद्र ऋषि ने उस सामुद्रिक शास्त्र नामक ग्रंथ में एक चैप्टर दिया जिसको हस्तपठन या हस्त संजीवन नाम है, और उसमें हाथ के बारे में कुछ बता दिया। हाथ क्या है? अब हाथ की हम बात करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो कि बहुत से लोग कुछ पॉइंट्स को दबाते हैं, है ना, कुछ दबाते हैं, ग्लैंड्स को दबाते हैं, नोट्स को दबाते हैं, गांठों को दबाते हैं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो या एक्यूपंक्चर या प्रेशर वाले हों, और उससे बहुत सारी परेशानियां, कष्ट, हार्ट बीट कंट्रोल होती देखी गई है, हेडेक सिर ठीक होता देखा गया, सिर का दर्द, पैर का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द ठीक होता देखा गया है, बुखार भी कम होता हुआ देखा गया है, या और कोई भी ऐसी परेशानी स्पॉन्टेनियस इमीडिएटली ठीक होते देखी गई हैं। फिर जब ये हाथ के हथेली के पॉइंट से ठीक होता देखा गया है, रिलेशन क्या है, मतलब क्या है? मतलब यह है कि इन पॉइंट्स का कहीं न कहीं कंट्रोल है, हमारे शरीर के दूसरे अंगों से जुड़ाव है, और उसी जुड़ाव को जानने के लिए, उसी जुड़ाव को प्रैक्टिस करने के लिए, उसी जुड़ाव से फायदा उठाने के लिए, फायदा देने के लिए, ट्रीट करने के लिए वो जो भी पैथी के लोग हैं उसको यूज करते हैं। और वही बात हमारे इस हथेली में भी दी गई है। इसी हथेली से हमको किसी भी जातक के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है, उसके खुशी, गम या परेशानी के बारे में पता चलता है, उसकी आदत विशेषतः जल्दबाजी की है या स्लो है, रिसर्च ओरिएंटेशन है या बहुत ज्यादा झिकझिक करने वाला है, टू मच टॉकेटिव है या अलूफ रहने वाला है, मिलनसार है या एकांत प्रिय है, क्या सब्जेक्ट वो पढ़ेगा, क्या कार्य वो करेगी, कितना उसको मेहनत करने की उसमें स्ट्रेंथ है, कि क्या वो जल्दी थक जाएगा, क्या उससे हमको बहस करनी चाहिए, क्या उससे दोस्ती करनी चाहिए, क्या हमको उधार किसी को देना चाहिए या किसी से उधार लेना चाहिए, हमको मेडिकल पढ़ने में क्या सफलता मिलेगी, क्या हमको मेडिकल पढ़ने में जाना चाहिए, क्या हमको व्यापार करना चाहिए या नौकरी ही हमारी किस्मत में है, क्या हमको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, ये सारी बातें, इस तरह की बातें इस हस्त पठन से, पामस्ट्री से आए। और अब जब हम इस बेसिक की बात कर रहे हैं, इसके हम थोड़ा सा आपको टिप्स दूं। मनोज जी, अगर बीच में ब्रेक हो गया तो फिर क्या रिकनेक्ट करेंगे, है ना? तो ये सबको आप बता दीजिए कि हम रिकनेक्ट करेंगे सेम उसी में। अगर डिस्कनेक्ट हो गए, बात अगर कंप्लीट नहीं हुई तो, कंप्लीट हुई तो मैं बता दूंगा, और अगर सिग्नल आएगा तो मुझे आप बता देना कि सिग्नल इतना रहे। तो अब ये हस्त पठन है या हस्त विज्ञान है, तो इसके बारे में क्या कहें? कुछ लोग इस विज्ञान को हस्तरेखा कहते हैं, हस्त विज्ञान कहते हैं। वास्तव में न तो हस्तरेखा है और न केवल हस्त पठन है, यह तो पूरा विज्ञान है, क्योंकि इसमें रेखाएं भी हैं, वो बात भी सही है, इसमें उंगलियां भी हैं, इसमें अंगूठा भी है, इसमें पर्वत भी हैं, इसमें स्किन भी है, इसमें नाखून भी है, इसमें चिन्ह भी है, इसमें रंग भी है, इसमें सुप्ता असुप्ता भी है, इसका साइज भी है, इसकी लंबाई भी है, इनकी मोटाई भी है, इनका पतला होना भी है, इनका मोटा होना भी है। ये सारी चीजें इस हथेली में छुपी हैं। इसी रहस्य को हम जानकर, इसी रहस्य को हम देखकर, हम किसी भी जातक जातिका के व्यवहार की, व्यवहार कुशलता की, मन की, इच्छा की परिभाषा को जानते हैं, परिभाषित, परिमार्जित करते हैं, उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं, उसको सक्सेस फेल्योर की भी बात करते हैं, उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की भी बात करते हैं, उसके संतान की भी गणना करते हैं, उसके भाई बहनों की भी गणना करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, एग्जाम्पल देने से पहले आपको अलर्ट कर दूं, संयोगवश या किसी और भी वजह से जो मैं बात कर रहा हूं अगर 100% मैच भी हो जाए, डिट्टो मिल भी जाए, तब भी उसको कोरिलेट करना जरूरी होता है। तो आप एकदम उसमें कंक्लूजन पर ना जाएं, जंप ना करें, अपने बारे में भी ना सोच लें, या किसी का आपने देखा, अपने पराए इष्ट मित्र, पारिवारिक मित्र, संबंधी, अब या परिवार का जो भी सदस्य है, तुरंत देखा आप उसी कंक्लूजन पर आ गए, तो थोड़ा सावधानी बरतना। वो क्या बात है, जिस भी जातक जातिका की हथेली और उंगलियां
छोटी होती हैं, साइज छोटा होता है। छोटा कैसा होता है? जो हमारी पहली क्लास होगी बेसिक की, पहली क्लास में हम बताते हैं इसकी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये उंगलियां और हथेली जिसकी भी छोटी होगी, वह जातक जातिका क्विक डिसीजन, क्विक डिस्पोजल वाले होते हैं। बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करते। आपने बात की, यस या नो कर दिया, डिसीजन दे दिया। कभी वो डिसीजन सही होता है, कई भी डिसीजन हेस्टी हो जाता है, जल्दबाजी में हो जाता है। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। और यही उंगलियां और हथेली और उंगलियां अगर लंबी हों तो यस या नो करने में उनको टाइम लगता है। वो कहते हैं वेट, लेट मी थिंक ओवर इट, थोड़ा मुझे और समय दो, मुझे और विचार कर लेने दो, देख लेने दो, क्रॉस एग्जामिन कर लेने दो। ये छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। नाखून अगर आपके किसी के जातक जातिका के बहुत छोटे हैं या छोटे नाखून हैं और एज 35 प्लस हो गई है, कहीं न कहीं पीठ में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में कुछ दर्द की शिकायत होती है। यंग ही है, 20 साल के 22 साल के हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। और 45-50 हो गई है, छोटे नाखून है, यस कोई न कोई दिक्कत है, बैक बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल दिया आपको। यही बात यदि अंगूठा बिल्कुल पीछे की ओर झुक जाता हो, काफी फ्लेक्सिबल हो, तो वो ऐसे जातक जातिका बहुत ही ओपन होते हैं। आपकी बात सुनने के लिए, आपको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए अपनी कॉस्ट पर भी तैयार हो जाते हैं। अपना खर्च करके, खर्च चाहे समय खर्च करना हो, चाहे पैसा खर्च करना हो, या और किसी भी काइंड में खर्च करना हो, वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और यही अंगूठा अगर वो सीधा और कड़ा हो, आप कुछ भी कहें, कितनी भी कहें, उसी के फेवर की बात कहें, उसने जो ठान ली, जो पहला शब्द, पहली बात उसके मुंह से निकल गई, टस से मस नहीं होते, फर्म है। चाहे आप उनको रिजिड कह दें, अडामेंट कह दें, या कुछ भी कह दें। ये आपको एग्जांपल में आप देता हूं। किसी जातक जातिका के नाखून सफेदी लिए हुए हों, सफेद हों, आप ज्वाइन कर लो सर, मैं क्लास चल रही, फिर अभी बात करता हूं आपसे। तो सफेदी लिए हुए हों, सफेद हो हथेली भी, नाखून भी, वो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी है, ब्लड टेस्ट करा ले, आज दिखता तो कल टेस्ट करा ले, हीमोग्लोबिन कम होगा, 13.5 से कम होगा, सीधा सा दिखता है। नाखूनों में सफेद सफेद धब्बे आ रहे हो, डॉट्स हो, सारे नाखूनों में हो, तो पेट की कोई न कोई इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, अपच की परेशानी है, मोशन क्लियर नहीं होता है। अगर सारे नाखूनों में, आधों में, आधे में भी हो, तो कभी क्लियर होता है, कभी अपच होता है, कभी नहीं होता है। लाल नाखून हो, जातक जातिका माने या ना माने, आप तुरंत चेक कर सकते हैं, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, उसमें पेशेंस बहुत कम होती है, इम्पेशेंट होते हैं। और यही पीलापन लिए हुए नाखून हो, कोई न कोई उसको जॉइंटिस जैसी बीमारी, शारीरिक कमजोरी जरूर होती है। काले या नीले नाखून हो, अब काले नीले के लिए राइडर है कि वो किसी चोट की वजह से ना हो, सारे काले या नीले नाखून हो या अधिकांश नाखून हो, लेकिन उसको कोई नाखूनों में चोट ना लगे, इंजरी ना हो, इंजरी वाली या जो इलेक्शन वाली जो इंक लगती है उसकी वजह से नहीं, नॉर्मल कोर्स में काले नीले नाखून हो रहे हैं, तो उनको दिमाग की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, जो कोरोना आजकल चल रहा है उसमें खतरनाक है, श्वास संबंधी प्रॉब्लम, लंग्स क्लियर नहीं है, ऐसा दिखता है। छोटी सी हमने आपको बात बताई। और इसी तरह कोई उंगली टेढ़ी हो, कोई उंगली छोटी हो, उसके फल कम है, उसके रिजल्ट्स कम है। सारी उंगलियां टेढ़ी हों, आप देख सकते हैं, सारी उंगलियां अगर टेढ़ी हों, उस जातक जातिका के जीवन काल में बार बार असफलता मिलती है, बार बार हिंड्रेंसेस मिलते हैं, किसी न किसी वजह से कोई न कोई कमी रह ही जाती है। सारी उंगलियां सपाट हों, बिल्कुल सीधी हों, ना छोटी ना लंबी,
बहुत सारे कार्य शुरू करते ही उनका रास्ता बनता चला जाता है। हथेली के जो अब पर्वतों की हम बात करेंगे, अब मोटी बात है, चौकोर जितना हिस्सा है ये उभरा हुआ हो, मोटा मोटा लगता हो आपको, उभरा उभरा हुआ हो, तो ऐसे जातकों के पास बहुत सी चीजें अनायास ही होती हैं, जन्मजात ही होती हैं। वही हथेली में बहुत सारे जिगजैग लाइनें हों, क्रॉस हों, जाल हों, छोटी मोटी बहुत सारी लेखाएं हों, पूरे हथेली में भरी पड़ी हों, आधी में भरी पड़ी हों, किसी पर्टिकुलर एरिया में भरी पड़ी हों, वो किसी न किसी उधेड़ बुन में लगे ही रहते हैं, परेशानी से जूझते ही रहते हैं। यह सिम्टम ऐसे है। अब इसका फायदा क्या है, क्यों हम इस विद्या को पढ़ें? इसको पढ़ने से सबसे पहले हम अपना भला कर सकते हैं। आज हमारे पास क्या चल रहा है, कल को क्या संभावना है, पास्ट में क्या था, पास्ट में चाहे पास्ट लाइफ में था, पास्ट डेज में था, पास्ट एज में था, पास्ट ईयर्स में था, वह हमारा एक्टिव और इनएक्टिव हैंड बताता है। पुराने सामुद्रिक शास्त्र में यह बताया गया है कि आपको भी बात हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा लगे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट फीमेल का, राइट मेल का, या उसके स्पाउस का, ऐसा कहा गया है। यस, सामुद्रिक शास्त्र में यही आदेश है, यही विद्या बताई गई है। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ, जब वो आदिकाल की बात हमने शुरू की थी, पत्तों की अगर पत्ते मिल गए तो अपने शरीर को ढक लिया, और आज तो हम वेल ड्रेस्ड हैं, अच्छे लाइट में बैठे हुए हैं। पुरानी बात होती तो शायद इस समय हम बात नहीं कर पाते, और आमने सामने गुरु शिष्य परंपरा थी तब तो। आज तो हम जूम पे, ये कोरोना ने जूम पे भी शुरू कर दिया है ना। अब क्या है उसका प्रभाव क्या है, हमारे को फैसिलिटी मिल गई है, हम आगे कुछ बढ़ गए हैं, और हम आगे बढ़ते बढ़ते समय का सदुपयोग कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग दिल्ली से होंगे, कुछ नोएडा से होंगे, एनसीआर से होंगे, या देश के दूसरे क्षेत्रों से भी होंगे, डिस्टेंस प्लेसेस से भी होंगे। हम उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए इसी को जानते हुए, इसी को देखते हुए हमारे को सबसे पहले बात हमारी क्या है, अपने बारे में जाने, एक्टिव इनएक्टिव का हम डिफरेंस करें, मेल फीमेल का एक्टिव इनएक्टिव के ही पैटर्न से यूज करेंगे। वो पुरानी बात खत्म हो गई, जैसे प्रोग्रेस हुआ मॉडर्न केमिस्ट्री में। एक्टिव हैंड में जिससे हम लिखते, पढ़ते, खाते, पीते हैं, या जो हाथ हमारा अधिकांश कार्य करने के लिए पहले चलता है, पहले उठता है, उसको एक्टिव हैंड कहते हैं। क्योंकि मैं तो राइट से लिखता हूँ, हो सकता है कपूर साहब भी राइट से लिखते हो, मधु शर्मा जी भी राइट से लिखते हो, या और कोई दूसरा मित्र, कोई सज्जन लेफ्ट से लिखता हो, लेफ्टी है, तो उसका एक्टिव हैंड लेफ्ट होगा। तो जो एक्टिव और इनएक्टिव का डिफरेंस क्या है, एक्टिव बताता है हमारे पास प्रेजेंट में हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, वातावरण में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी एक्टिव से मिलती है। और इनएक्टिव हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी हो हमारा, उससे हमारे पास्ट की बातें मिलती हैं। पास्ट का मीन्स पास्ट डेज, पास्ट ईयर्स, पास्ट लाइफ, मीन्स जो हमारा भाग्य था, वो भी जो हमारे पुराने कर्मों के फल जो थे वो कैसे मिलने थे, क्या मिले, वो हमारा इनएक्टिव हैंड बता देता है। अब दोनों को जब हम देखने की बात करते हैं, दोनों को मिला के जब देखते हैं, इनएक्टिव पास्ट को और प्रेजेंट